हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 28 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, नो नेगोशिएशन ओवर अनेक्स यूक्रेनियन टेरिटरी क्रेमलिन, यानी कि जो क्रेमलिन जो वहाँ का हेडक्वार्टर है रशियन गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा है कि भाई जो यूक्रेनियन टेरिटरी हमने कब्जाई हुई है ना, उन पे तो कोई नेगोशिएशन करनी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था कि अब रशिया अब फुल्ली एग्रेसिव मोड पे है। ठीक है, देखो दुनिया की जितनी भी बड़ी पावर्स हैं, है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब रशिया के साथ खड़ी हुई हैं। ठीक है, आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया इनडायरेक्टली रशिया के सपोर्ट में ही है। चाइना खुल के रशिया के सपोर्ट में है। ठीक है, इसके अलावा जो टर्की है वो भी इनडायरेक्टली रशिया को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो मेन पावरफुल कंट्री था दुनिया में, यूएसए, जो एक टाइम पे अगेंस्ट में खड़ा था रशिया के, ठीक है, वहां भी रिजीम चेंज होने के बाद वहां के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अब रशिया के सपोर्ट में खुल के आ गए। ठीक है, तो अब रशिया के पास बैकफुट पे जाने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद रशिया ने एग्रेसिवली यूक्रेन को अटैक करना शुरू कर दिया। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में कि जब वो आएंगे तो 24 आवर के अंदर जो वॉर है वो खत्म करा देंगे। तो रशिया को ये बात पता है कि यूएसए के ऊपर भी प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप के खास करके ऊपर प्रेशर है कि इस वॉर को जल्दी से खत्म करवाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये वादा किया था। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप रशिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर नहीं सकते हैं, ये बात रशिया जानता है बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को प्रेशराइज करेंगे रशिया यूक्रेन में, वो यूक्रेन ही होगी, क्योंकि यूक्रेन अपनी पूरी वॉर, है ना, यूएसए के ऊपर ही लड़ रहा है, यूरोप के ऊपर लड़ रहा है ना। अगर यूएसए फंडिंग देना बंद कर दे यूक्रेन को, तो यूक्रेन एक महीने में सरेंडर कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली एक महीना भी नहीं लगेगा, सरेंडर कर देंगे ऑलमोस्ट वो। तो उन्हें पता है कि यूक्रेन को ही दबाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये है बढ़िया मौका, है ना, कि हमें जो कुछ नेगोशिएट करना है ना, अपनी टर्म एंड कंडीशन पे करना है। ठीक है, जैसे यूक्रेन चाहता है कि भाई, यूक्रेन भी चाहता है कि भाई जो सीज फायर है वो हो जाए और ये जो एग्रेशन है वो रुक जाए, बट यूक्रेन की अपनी शर्तें हैं। ठीक है, अब जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है वहाँ के प्रेसिडेंट, वो हारे हुए नहीं दिखना चाहते हैं अपने लोगों के सामने। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि देखो या तो हमें नेटो में शामिल करवा दिया जाए, ठीक है, या फिर जो यूक्रेनियन टेरिटरी रशिया ने कब्जाई हैं उनको वापस कर दिया जाए। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ना, है ना, अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि भाई जीत के आए हो। अगर ऐसे में कि अगर नेटो में भी शामिल नहीं हो पाए और यूक्रेनियन टेरिटरी भी चली गई, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या बोलेंगे यूक्रेनियन लोगों को? यूक्रेन के लोग तो ये बोलेंगे फिर आप ये जो वॉर 2 साल से लड़ रहे हो, 3 साल से लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? हमारी पॉपुलेशन कम कराने के लिए लड़ रहे हो, है ना। तो रशिया को ये बात पता है। ठीक है, और रशिया इन दोनों में से किसी टर्म एंड कंडीशन पे राजी नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो नेटो पे कभी राजी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर नेटो पे रशिया को एग्री करना होता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए, तो वो कभी यूक्रेन पे अटैक करता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्री करने का सवाल होता ही नहीं है कोई भी। ठीक है, दूसरा यूक्रेनियन टेरिटरी को लेके कि भाई लग रहा था कि यू भी चाह रहा था, यूरोपियन यूनियन भी चाह रहा था कि, है ना, जो रशिया है वो टेरिटरीज वापस कर दे। इसको लेके भी जो रशिया ने स्पेकुलेशंस थी बिल्कुल खत्म कर दी हैं, और उन्होंने एकदम ब्लेटेंट शब्दों में बोला है कि भाई नो नेगोशिएशन ओवर अनेक्स यूक्रेनियन टेरिटरी, मतलब सीधा सीधा बोला है कि जो हमने जीत लिया, जो हमारे कब्जे में है वो रहा हमारा, हम इसको वापस करने वाले नहीं है। पीस टॉक होनी है तो इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज अनडिनाइबल एंड नॉन नेगोशिएबल, ही सेड इन फोन ब्रीफिंग, यानी कि जो क्रेमलिन के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि भाई, है ना, ये अनडिनाइबल है, अननेगोशिएबल है, इस पर तो हम कोई बात कम से कम नहीं करने जा रहे हैं। आफ्टर लॉन्चिंग इट्स फुल स्केल ऑफेंसिव, ठीक है, रशिया इन सितंबर 2022 डिक्लेयर द एनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेनियन टेरिटरी, 4 मेनली टेरिटरी, बहुत सारा एरिया कब्जा है पर 4 मेन टेरिटरी को कब्जा है। पहला तो डोनेस्क, दूसरा लुहांस्क, तीसरा जैप्रोजिया एंड चौथा खेरसोन। डोनेस्क और लुहांस्क पे फुल कंट्रोल है रशिया का, बट, है ना, जैप्रोजिया और खेरसोन यहाँ पे मतलब पार्शियली कंट्रोल, मतलब 80% टेरिटरी को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये लोग उन्होंने कहा कि हमने मेहनत से लिए, ये तो हम कम से कम वापस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखें करंट यूक्रेन के मैप को,
तो ये हमारे सामने यूक्रेन का मैप है, ये हुआ करता था किसी टाइम पे यूक्रेन, दिस इज अ यूक्रेन, है ना, यूक्रेन। ठीक है, अब ये आपको जो रेड एरियाज दिख रहे हैं, ये वाले एरियाज, रेड एरियाज ये वाले, ठीक है, ये कंप्लीटली किसके कंट्रोल में, रशिया के कंट्रोल में है। ठीक है, ये क्रीमिया के लिए एक अलग साइन बनाया गया, इसको 2014 में एनेक्स कर लिया था, ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा ये जो एरियाज दिखाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइटिंग चल रही है, रशियन जो आर्मी है वो लीड में है, बट अभी ये फुल कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब येलो एरियाज की बात करें तो ये डोनबास रीजन है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने, डोनबास रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारा एरिया कब्जा लिया है और बहुत सारा लॉस हुआ है रशिया को, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं उसके ऊपर और बहुत सारे उसके फौजी मारे गए हैं। तो रशिया कम से कम इसको लूज नहीं करने वाला, व्लादिमीर पुतिन डिक्टेटर जैसी छवि है उनकी। ठीक है, अगर वो इन एरियाज को वापस करके रशिया वापस जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। तो दैट इज भाई रशिया ने सीधे बोल दिया है कि भाई हम इन चीज़ों पे तो इन एरियाज पे कोई नेगोशिएशन करने वाले नहीं है, ये एरियाज तो हैं हमारे। ठीक है, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी हिरवीना। ठीक है, ये यहाँ पे आपका रशिया रहा, यहाँ पे रशिया की कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबल है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम डीलिमिटेशन। जो सदर्न स्टेट है आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं, कोई भी इशू है, ठीक है, चाहे वो एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इशू हो या फिर डीलिमिटेशन का इशू हो। ठीक है, देखो डीलिमिटेशन हमारे यहाँ पे होने वाला है 2026 तक की डेडलाइन है, 2026 तक के लिए रोक दिया गया था इसे, बट 2026 तक हमें डीलिमिटेशन करना है, यानी कि लोकसभा में, है ना, जो रिप्रेजेंटेशन है एमपीज का, उसको पॉपुलेशन के रेशियो में लेके आना है। जो 10 लाख का जो हमने रेशियो अपना बना के रखा है, उस रेशियो में इन चीज़ों को लेके आना है। तो अब जो सदर्न स्टेट हैं, है ना, वो इसके ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। ठीक है, तो इस पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो सदर्न स्टेट है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो डीलिमिटेशन होगा उससे सदर्न स्टेट का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोला था, अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेम दैट सदर्न स्टेट वुड नॉट बी डिसएडवांटेज इन द डीलिमिटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस पर ही जो साउथ में कर्नाटक स्टेट है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उनका स्टेटमेंट आया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, हम इस पे भरोसा नहीं करते। अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उनको एक क्लैरिटी देनी चाहिए। ठीक है, कि जो डीलिमिटेशन है वो किस बेस पे होने वाला है। तो देखो डीलिमिटेशन के दो तरीके मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। ठीक है, अब एक तो आपका लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो, लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो, दूसरा आपका होता है करंट लोकसभा सीट के ऊपर, जितनी भी करंट लोकसभा सीट हैं, लीस्ट पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है, लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो मतलब, है ना, जितनी जहां की पॉपुलेशन बड़ी होगी उसी हिसाब से वहां पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, करंट लोकसभा जो सीट्स हैं उनका, इसका मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले का, कि जो सीट्स हैं ना उनसे थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना, उसी रेशियो में, समान रेशियो में, है ना। यूपी में 80 सीट है तो 80 के रेशियो में बढ़ा दिया जाएगा। मान लो हमने, है ना, 1/10 का रेशियो निकाल के रखा है, तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 8 सीटें बढ़ा दी, 88 कर दी। ऐसे ही, है ना, कर्नाटका में अगर मान लो, है ना, 32 सीटें हैं, है ना, तो 1/10 यानी कि 4 सीटें बढ़ा दी, 36 कर दी। ठीक है, तो जो सदर्न स्टेट हैं वो चाहते हैं कि जो डीलिमिटेशन है वो करंट लोकसभा सीटों पे हो, है ना, इसी के रेशियो में बढ़ा दिया जाए। ठीक है, लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप ट्रूली डेमोक्रेसी को फुलफिल करना चाहते हो, डेमोक्रेटिक क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहते हो, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो जो सही तरीका है डीलिमिटेशन करने का वो है लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो। और सदर्न स्टेट को ये पता है कि अगर लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो के बेस पे जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाया जाता है या फिर, है ना, एलोकेट किया जाता है, तो इसमें जो नॉर्दर्न स्टेट है ना उनकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके हिस्से में बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ जो नॉर्दर्न स्टेट है ना, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। ठीक है, चाहे यूपी ले लो, आप बिहार ले लो, कितने करोड़ है यूपी की पॉपुलेशन, 30 करोड़ है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें 16 करोड़ की पॉपुलेशन पहुँच चुकी है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस वजह से ये साउथ स्टेट है, जितने भी सदर्न स्टेट है वो फियर में है। तो इसी को बोला है यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने, द यूनियन गवर्नमेंट जेन्यूनली विश टू ensure fairness for southern state. Mr. Shah must clarify whether delimitation would be based on latest population ratio or current number of Lok Sabha seat. He said it is evident that if delimitation is carried out based on the latest population ratio, इट विल बी सेवियर इनजस्टिस टू सदर्न स्टेट। इन्होंने बोला है कि भाई अगर लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो के बेस पे अगर आप डिलिमिटेशन करते हो तो ये क्या होगा, सदर्न स्टेट के साथ इनजस्टिस होगा। क्या होता है ये डिलिमिटेशन और क्यों ये जरूरी होता है डिलिमिटेशन, आप समझ गए होंगे मोटा मोटी। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, पॉपुलेशन के रेशियो में है ना लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं उनका एलोकेशन किया जाता है। अब देखो पॉपुलेशन कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, है ना, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है या घटती रहती है, तो उस हिसाब से है ना लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो भी बढ़ती घटती रहनी चाहिए। दैट इज़ भाई है ना, बोला जाएगा ना कि हमारे यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंटेशन है, सभी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया 10 लाख के ऊपर एक हम रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, ठीक है। तो बहुत दिनों से है ना, लगभग हमारे यहाँ 40 सालों से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 सीटें। अब 550 हो गई, 2 सीटें जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी उनको हटा दिया गया है, तो 550 सीटें। इन 550 सीटों में 530 सीटें किसके लिए थी, स्टेट के लिए थी, और 20 सीटें आपकी यूनियन टेरिटरीज के लिए थी, ठीक है। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट आफ्टर ईच सेंसस एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट मस्ट बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना 82 के अंदर कि जो लोकसभा की सीट है उनको क्या करना चाहिए, एडजस्ट करते रहना चाहिए एज पर द है ना करंट सेंसस, जो भी नया सेंसस है। तो हर सेंसस के बाद हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन की बात करी गई, बट हमारे यहाँ तो लगभग 40-50 सालों से कोई है ना सेंसस हो ही नहीं रहा है। हाउ एवर आर्टिकल 81 लिमिट द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट टू 550 with 530 फ्रॉम स्टेट एंड 20 फॉर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कितनी बार हुआ है डिलिमिटेशन, हुआ है कि नहीं हुआ है, 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है हमारे यहाँ पे, 1952, 63 है ना, वही पॉपुलेशन के रेशियो में। 51 में से पहला सेंसस हुआ, फिर 61 में हुआ तो 63 में डिलिमिटेशन हो गया, 71 में हुआ तो 73 में डिलिमिटेशन हो गया, 2001 में हुआ तो 2002 में डिलिमिटेशन हो गया, और 2002 में क्या किया गया, ये जो डिलिमिटेशन है इसको 2026 के लिए रोक दिया गया। अब 2026 अगले साल आने वाला है, तो डिलिमिटेशन की बात इसलिए चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम उत्तराखंड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट कर दिया था, है ना, और पूरे दुनिया में पूरे देश में सेलिब्रेट हुआ, और एक मॉडल शोकेस किया उत्तराखंड ने कि कैसे एक फेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इसमें एक प्रोविजन था, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता दो तरफ से, है ना। एक तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसके थ्रू जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, अब लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करना चाहती है, ठीक है। दूसरे लोग, ठीक है, जो लिबरल लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके थ्रू लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या करना चाहती है उत्तराखंड की गवर्नमेंट, लोगों की प्राइवेसी खत्म करना चाहती है, ठीक है। तो इस पे लेके डिबेट चल रही थी, एंड कुछ लोग है ना जो ऐसा मानते थे कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना, प्राइवेसी खत्म करना है, ये पहुंच गया उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन के नाम पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, ठीक है। तो इसी का जवाब दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। और उत्तराखंड की गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, जब दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, तो देयर आर सम चांसेस कि जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में गई है किसी मेल के साथ, ठीक है, उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। मान लो कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में गया, एंड 6-7 साल बाद उसे छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उस लड़के को ढूंढेंगे कैसे, ठीक है, एंड उस लड़की को कैसे हम है ना एलुमनी दिलवाएंगे, कैसे उसको गुजारा भत्ता दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे बताइए आप, ठीक है। मान लो किसी लिव इन रिलेशनशिप में किसी को बच्चा हो जाता है, ठीक है, किसी कपल को बच्चा हो जाता है, उसके बाद कोई लड़का है वो कहता है कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, हम उस बच्चे को जस्टिस कैसे दिलवाएंगे। तो सरकार का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली वुमेन, लड़की, और लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले बच्चे, ठीक है, इनको जस्टिस दिलाने के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी बनाया गया है, और इसी के लिए हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कितने बेजार लोग हैं हमारे दुनिया में, मुझे समझ नहीं आता, और खास करके इंडिया में,
ठीक है, वही है ना कि जब आप यूएसए या ब्रिटेन के मॉडल की कॉपी इंडिया में करोगे तो फिर ऐसे ब्लंडर ही होंगे। ठीक है, हम मैरिज भी तो रजिस्टर कराने जाते हैं, वहां भी तो हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देने पड़ती है, वहां राइट टू प्राइवेसी क्यों नहीं आता, यहाँ राइट टू प्राइवेसी क्यों आ रहा है? ठीक है, अगर आप मानते हो कि लिव इन रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है तो रजिस्टर कराओ उसको, है ना। उसमें आप राइट टू प्राइवेसी क्यों मतलब घुसाए घूम रहे हो कि आधार कार्ड देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। जब लिव इन रिलेशनशिप करना है तो घर वालों को बता के करो, सबको बता के करो। ठीक है, अगर आप उसको मानते, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, सही मानते हो ना। और जब आप सही मानते हो तो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराने में परहेज कैसा? मान लो जैसे शादी को दुनिया में सही माना जाता है, ठीक है, तो लोग शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं कि नहीं कराने जाते हैं? तो वहां भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो यहाँ भी, यहाँ देने में कौन सा राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है? ठीक है, तो ना बेकार चीप कह सकते हो आप, पॉपुलरिटी है, कुछ एडवोकेट होंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया में आने का शौक होगा, दैट इज भाई चले गए। ठीक है, बट बिल्कुल सही है ना, जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। बिकॉज अगर आप वुमेन को छोड़ भी दो, लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे को कैसे जस्टिस मिलेगा, कैसे उसे बाप का नाम मिलेगा, कैसे उसे, है ना, एक सोशल सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक एजुकेशनल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी अगर लड़के ने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करता? ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेटरी है और बिल्कुल सही किया है, और इस चीज को कोर्ट ने भी माना है। उत्तराखंड का गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, उसको ऑब्जर्व किया है उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने बहुत सीरियसली, और कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं। तो देख आने वाले समय में ये पिटीशन बहुत बुरी तरह से खारिज होने वाली है। बिल्कुल हाई कोर्ट लिटरली इनको फटकार लगाएगा, क्योंकि बिल्कुल जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिए बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप अब पड़ गए यूरोपियन यूनियन के पीछे। ट्रंप टू स्लैप यूरोपियन यूनियन विद 25% टैरिफ, ब्लॉक्स बाइज टू बाइगरसली फाइट बैक। ठीक है, 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर। ठीक है, एंड जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा ठीक है बहुत हो गया, बहुत हमने रिक्वेस्ट कर ली, बहुत सारे लीडर भेज लिए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए, अब टाइम है फाइट का, और हम फाइट करेंगे बाइगरसली पूरे जोश के साथ में। ठीक है, 25% टैरिफ, समझ रहे हो? 25% टैरिफ यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की इंपोर्ट करी जाती है ना, यूरोपियन यूनियन से यूएसए, 100 रुपए की कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है, तो यूएसए उस पर 25% यानी कि 25 रुपए का टैरिफ लगा देगा, और यूएसए में जाके कितने की पहुंच जाएगी? 125 रुपए की पहुंच जाएगी, और इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं। ठीक है, और ट्रंप का तो वही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ट्रंप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के लोग यूएस के प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, तो डिस्करेज कर रहे हैं दुनिया भर की मार्केट्स को टैरिफ लगा के अपने यहाँ पे। ठीक है, तो यूएन ने कहा ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ट्रेड हम ही करते हैं, है ना, ट्रेड आप भी करते हो और हम भी आप पे क्या लगाएंगे, सेम टैरिफ लगाएंगे, हम आपसे झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और इसी बीच में आप देखोगे कल शायद द हिंदू में आएगा तो हम उसको कवर करेंगे, यूएस जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है ना, उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है, वो इंडिया की विजिट पे आई है, क्योंकि अब जो ईयू है ना, यूएसए के टैरिफ लगने के बाद अब एक मार्केट देखेगा, और वो मार्केट सबको कहाँ नज़र आ रही है? इंडिया में नज़र आ रही है। तो इंडिया की वैल्यू जो है बढ़ने वाली है, ये भी एफटीए करने की कोशिश करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ब्रिटेन हमारे साथ कर ही रहा है, चाइना हमारे साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फायदा है वो इंडिया को कहीं ना कहीं दिखने वाला है, इंडिया के फेवर में देखने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया, पिछली बार तो ये चाइना के पीछे पड़े थे, इस बार ये पूरी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं लिटरली। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन 1993 में बना था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत। ठीक है, इसके कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। किसी ज़माने में 28 मेंबर हुआ करते थे, बट ब्रिटेन ने क्या किया 2017 में ईयू से खुद को अलग कर लिया, जिसे इस फिनोमेना को क्या बोला गया था? ब्रेक्जिट बोला गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा था कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उनकी कंट्री में वीज़ा वाला शेंगन वीज़ा वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि आपको एक वीज़ा लेना पड़ता है और आप सारे यूरोप में घूम सकते हो। ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा कि आपके लोग आके, दूसरी कंट्रीज को बोला कि आपके लोग आके हमारे यहाँ पे नौकरियाँ खा रहे हैं, एंड इलीगल इमिग्रेंट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे हो नहीं रही है, क्योंकि आपने हमारे मार्केट को, ब्रिटेन के मार्केट को भर रखा है। सो दैट इज़ वाई हम क्या कर रहे हैं, आपके यूनियन से खुद को सेपरेट कर रहे हैं। इनकी खुद की एक करेंसी भी है जिसको क्या बोला जाता है?
EU बोला जाता है। सारे कंट्री नहीं इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ 27 90 कंट्रीज जो है यूरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 1 मार्च के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।